बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स उसके जो फर्स्ट 50 MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलते हैं जी पहले एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कौन सा जो है ऑप्शंस है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को बेहतर एक्सप्लेन करता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया है, द हाईएस्ट वैल्यू अल्टरनेटिव डेट मस्ट बी गिवन अप टू इंगेज इन एन एक्टिविटी, ये इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर है। बाकी ए सी एंड डी वो सब के सब इररेलेवेंट है। इन इकोनॉमिक्स द assumption ऑफ रैशनल बिहेवियर मीन्स डैट पीपल, इस रैशनल बिहेवियर का क्या मतलब होता है? रैशनैलिटी, तो रैशनैलिटी का मतलब यही होता है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। तो जो ए ऑप्शन है, ऑलवेज मेक डिसीजन डैट मैक्सिमाइज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से मुराद यहाँ पर उसकी सेटिस्फेक्शन है। तो ए ऑप्शन इधर करेक्ट होगा। MCQs number 3. The circular flow diagram illustrates that in the market for good and services, household are, हाउस होल्ड आर क्या होते हैं जी? अब इसमें जो हम पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो, एक साइड पर इंडिविजुअल्स होते हैं जिन्हें हम हाउस होल्ड कहते हैं, दूसरी साइड पर फैक्टर ऑफ, दूसरी साइड पर हमारी फर्म्स होती हैं। तो अब वो ये उसका पूछ रहा है कि हाउस होल्ड आर्स क्या होते हैं? बायर होते हैं। एंड फर्म्स आर क्या होती हैं? सेलर होती हैं, वो जो हम सर्कुलर फ्लो पढ़ते हैं। तो बाकी जो ऑप्शन है इसमें सेलर एंड फर्म्स ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, इस वजह से ये सूटेबल नहीं है। बोथ बायर एंड सेलर हाउस होल्ड ना, वो कहता है कि हाउस होल्ड जो है वो बायर भी हैं सेलर भी हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ बायर होते हैं। एंड डी नेदर बायर नॉर सेलर, तो दोनों ही नहीं होते ऐसा भी नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है इसमें जो बायर्स है वो हाउस होल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो फर्म्स हैं वो सेलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ए इसमें दिया गया है ऑप्शन वो करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट क्या होता है कि हम चीज़ों को एज इट इज एक्सप्लेन कर देते हैं, और नॉर्मेटिव में क्या करते हैं हम? नॉर्मेटिव में हम उसका सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो ए है, द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, यानी कि शुड का वर्ड आ गया तो ये नॉर्मेटिव है, ये मैंने एन लिखा हुआ है इसके सामने। ठीक हो गया। पोल्यूशन इज हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट, जो इसमें वर्ड हार्म यूज हुआ है तो ये भी हमें डायरेक्शन दे रहा है कि इट शुड बी, जो पोल्यूशन है उसको कम होना चाहिए। ठीक हो गया। इनकम इनइक्वलिटी इज अनफेयर, अनफेयर का वर्ड भी इधर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के लिए यूज हुआ है। तो जो बी ऑप्शन है वो इसमें पॉसिबल सॉल्यूशन हो, ऑप्शन हो सकता है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ए डिक्रीज इन टैक्स विल इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, इट्स कार्ड पॉजिटिव। ये मैंने इनके आगे पी लिख दिया है, बाकियों के आगे ये एन एन लिखा हुआ है। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। कंपैरेटिव एडवांटेज इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफ गुड। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होता है कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने का मेथड ये होता है गेन ओवर सेक्रीफाई, तो नहीं, सेक्रीफाई ओवर गेन। तो जो हम उस फार्मूले से जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलती है वो हम उसको कॉस्ट कंसीडर करते हैं, और जहाँ पर हमारी कम होती है उसको हम वही चीज़ प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और दूसरा कंट्री भी सेम यही जो रूल है वो फॉलो करता है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में। जो मेरे इसके लेक्चर्स हैं जहाँ पर मैंने कंपेर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फार्मूला एक्सप्लेन किया है, तो उस तरीके वो अगर उसको वो जहन में है आपके तो आप इसको 5 MCQs को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट है 6। 6 MCQs में ए ट्रेड कैन बी बेनिफिट ए कंट्री। ट्रेड से क्या होता है कि अलाउइंग इट कंज्यूम
आउटसाइड इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फेंटर। ये मैंने सामने ये पीपीएफ कर बनाया हुआ, ये आपको नजर आ रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसका अटार की पॉइंट है। अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो पीपीएफ कर्व के ऊपर ही कहीं कंज्यूम करेंगे। तो जब ट्रेड आप करते हैं तो होता क्या है कि एक आप स्पेशलाइजेशन पॉइंट चूज करते हो, फिर वहां से ट्रेड होती है, और आप अपने पीपीएफ कर्व से ऊपर कंज्यूम कर रहे होते हो कहीं। तो ये जो डायग्राम अगर आपके माइंड में है, तो इस एमसीक्यूज को, जो 6 एमसीक्यूज है, इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो ट्रेड है वो आपको अलाउ करती है कि आपका जो पीपीएफ कर्व है, जो तमाम रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज किए अपनी इकोनॉमी के, उससे गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, तो उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सक कंज्यूम कर सकते हो अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। 7 क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ गुड इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये देखें, ये डायग्राम मैंने सामने बनाई हुई है कि ये इक्विलिब्रियम है इसका, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर आप अबव द इक्विलिब्रियम है, अबव द इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? प्राइस ज़्यादा हो गई। प्राइस ज़्यादा होने से सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई। तो जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, तो उससे हम क्या कहेंगे? सरप्लस ऑफ गुड्स कहेंगे। ये बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ए डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री प्राइस। तो अगर एक प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो उसको जो कम्प्लीमेंट है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? ये मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर प्राइस ऑफ कार डिक्रीज हो जाती है, सपोज डैट, ठीक हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ कार इंक्रीज हो जाएंगी, क्यूसी लिखा हुआ है। और जो पेट्रोल है उसकी भी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर इंक्रीज द डिमांड फॉर द रिलेटेड गुड, यानी कि जो कार की रिलेटेड गुड है, जो इसकी कंप्लीमेंट्री है, वो पेट्रोल है, तो वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 क्वेश्चन है, इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर गुड इज 0.5, 0.5 लेस देन 1 है, तो इट मीन्स इन इलास्टिक है। द डिमांड फॉर गुड इज, तो इसकी गुड्स की क्या होगी? रिलेटिवली इन इलास्टिक होगा ये। तो इसका जो सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज मोस्ट लाइकली टू हैव ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। उन्होंने कहा कि इसमें आप ये बताएं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो किसकी क्लोज टू जीरो है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड इज मोस्ट लाइकली टू हैव ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दैट इज क्लोज टू जीरो। जो लग्जरीज गुड होती है इनकी तो ग्रेटर देन 1 होती है, इसको तो हम निकाल दें। जो कॉफ़ी है, कॉफ़ी के भी सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ठीक हो गया, और ब्रांड्स के भी सब्स्टिट्यूट्स हैं, और साथ ही इसकी जगह पर हम चाय भी ले सकते हैं, कहवा भी ले सकते हैं, ठीक हो गया। तो और जो कॉफ़ी है वो बहुत सारे ब्रांड्स की मिलती हैं हमें, तो इसकी भी इलास्टिसिटी रिलेटिवली ग्रेटर होगी। जो ब्रेड है, ब्रेड नेसेसिटी में आता है, बट इसकी जो ब्रेड है, अगर हम इसको एज ए ब्रेकफास्ट फास्ट यूज़ करते हैं और डिफरेंट और पर्पस के लिए भी फूड में हम इस्तेमाल करते हैं, पर ब्रेड के भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं। हम रोटी भी ले सकते हैं इसकी जगह, राइस भी ले सकते हैं, और ब्रेड भी बहुत सारे डिमांड्स की हैं। तो इसकी भी इलास्टिसिटी क्या हो सकती है? ग्रेटर हो सकती है ज़ीरो से। बट जो ये गैसोलीन है, ठीक है, ये इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक हो गया। ये इसके लिमिटेड सब्स्टिट्यूट्स हैं, और ये ज़रूरत भी है, नेसेसिटी में आ गई है ये। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो मोर सूटेबल है। वैसे तो ये ब्रेड है, इसकी भी लेस देन 1 होती है, पर ज़ीरो तो नहीं होती। तो इसमें कॉफ़ी में, ब्रेड में, और जो गैसोलाइन है इसमें जो कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक होगा वो यही है। तो बी ऑप्शन इज मोर सूटेबल। अच्छा जी, कई मैं जो ऑप्शंस कहता हूँ कि मोर सूटेबल का मतलब ये है कि उनकी में जो दूसरे ऑप्शन होते हैं वो भी रिलेटिवली क्लोज ही होते हैं, और कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर है, जिस तरह 9 में उसने 0.5 का, तो इट मीन्स ये इनइलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो कुछ एमसीक्यूज ऐसे भी हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाला जो पेपर बना रहा होता है तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सम टाइम जो रीडर होता है वो उन चीज़ों को जज नहीं कर सकता, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी है कि कुछ 0.11 या 0.002 जो है, हम इसमें कोई मिस्टेक भी कर सकते हैं। ए प्राइस सीलिंग सेट बिलो द इक्विलिब्रियम। ये देखें जी, ये हमारा इक्विलिब्रियम है जहां मैंने पीई लिखा हुआ है। अगर इससे नीचे हम मैक्सिमम प्राइस को, जिसे हम प्राइस सीलिंग कहते हैं, ठीक हो गया, अगर ये सेट कर दें तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड देखें जी, ये डिमांड हो गई ये वाली, और सप्लाई प्रोडक्ट की यहाँ पर हो जाएगी। तो सप्लाई लेस हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो इसे क्या कहेंगे? जब डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो उसे शॉर्टेज ऑफ गुड कहते हैं। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ,
अब ए टैक्स ऑन सेलर ऑफ गुड्स, 12 MCQs है। ए टैक्स ऑन सेलर ऑफ गुड विल। देखिए जी, पहले ये मेरा डिमांड कर्व है, ये वाला D1, और S1 ये मेरा सप्लाई कर्व है। यहाँ पर ये मेरी प्राइसेस थी, ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस थी, ये इक्विलिब्रियम प्राइसेस थी। अब हुआ क्या कि ए टैक्स ऑन सेलर ऑफ गुड, सेलर्स ऑफ गुड के ऊपर टैक्स लग गया, जिसकी वजह से ये जो सप्लाई कर्व है ना, ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया। ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये मैं जो ग्रीन बना रहा हूँ, ठीक हो गया। अब नई प्राइस ये आ गई, ये प्राइस कंज्यूमर के लिए है, ये वाली प्राइस जिसको मैंने PC लिखा हुआ है, और ये प्रोड्यूसर को मिलेगी प्राइस जब वो चीज़ सेल करेगा। यहाँ ये जो सप्लाई कर, ये जो दरमियान वाला रीजन है जिसको मैंने ये क्रॉस किया हुआ है, ये सारे का सारा गवर्नमेंट रेवेन्यू है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अब वो क्या पूछता है कि जब ये टैक्स लगाया गया तो इससे क्या हुआ, डिक्रीज प्राइस रिसीव बाय सेलर। अब प्राइस सेलर को पहले ये मिल रही थी, ये वाली, अब सेलर को प्राइस ये मिल रही है, इसकी प्राइस क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। और जो कंज्यूमर की प्राइस है पहले ये थी, ये वाली प्राइस, अब कंज्यूमर ये पे कर रहा है, ठीक है। अब प्राइस कंज्यूमर ज़्यादा पे कर रहा है, सेलर को कम मिल रही है, ये दरमियान वाला जो गैप है, ये सारे का सारा गवर्नमेंट रेवेन्यू, ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तब वो पूछता है कि टैक्स ऑन सेलर ऑफ ए गुड, जब टैक्स सेलर के ऊपर, गुड्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उससे क्या होता है कि जो कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ जाती है, जो एक्चुअल प्राइस जाती है प्रोड्यूसर के पास वो कम होती है। तो कंज्यूमर प्राइस और सेलर प्राइस के दरमियान एक गैप होता है जो कि गवर्नमेंट रेवेन्यू होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, डिक्रीज द प्राइस रिसीव बाय द सेलर। ये देखें जी, ये सेलर की प्राइस डिक्रीज हो गई, और इंक्रीज द प्राइस बाय बायर, और जो बायर की प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गई। तो बी ऑप्शन जो 12 है, ये इसका आंसर ये ठीक होगा। ये और भी दिए हुए हैं तो ये ठीक नहीं है। 13 MCQs की तरफ हम चलते हैं। 13 MCQs में है कंज्यूमर सरप्लस इज डिफाइन। हाँ जी, कंज्यूमर जस्ट डेफिनेशन दी हुई है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे फॉर गुड एंड द प्राइस दे एक्चुअल पे, यानी कि जो वो विल होता है पे करने के लिए, जिसे मार्जिनल यूटिलिटी भी कह रहे होते हैं, और जो एक्चुअल में वो मार्केट प्राइस पे करता है, उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। इसमें कोई टेक्निकलिटीज नहीं है, तो जस्ट ये डेफिनेशन ही दी गई है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया। ये जी मैंने, ये सामने आपके सेविंग सप्लाई कर बना हुआ है, डिमांड कर बना हुआ है, ये मेरी इक्विलिब्रियम प्राइसेस है, ठीक हो गया। और ये जो सप्लाई कर्व से ऊपर ऊपर वाला एरिया, ये मैंने बोल्ड भी किया हुआ है, और ये एरिया, ये प्राइस मार्केट प्राइस से नीचे वाला एरिया, और सप्लाई कर्व, इसे मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, अगर सारे एरिया को ले लें। तो ये जो एरिया है जिसे मैंने PS लिखा हुआ है, ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। तो ये ऑप्शन ए, अबव द सप्लाई कर्व, यानी कि ये सप्लाई कर्व से अबव है, एंड बिलो द मार्केट प्राइस, और बिलो द मार्केट प्राइस, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, प्रोड्यूसर सरप्लस कहलाता है। द डेड वेट लॉस इज द लॉस ऑफ। अच्छा, डेड वेट लॉस को हम कैसे निकालते हैं, पहले हम जैसे ये डायग्राम मैंने बनाई हुई है, ये मेरी डिमांड है और ये सप्लाई है। ये ऊपर वाला एरिया जो CS लिखा हुआ है, ये कंज्यूमर सरप्लस है, और नीचे वाला प्रोड्यूसर सरप्लस है। डेड वेट लॉस क्या आता है कि जो मार्केट होती है उसमें इंटरफेरेंस होती है, गवर्नमेंट टैक्स लगाती है या किसी और तरह की इंटरफेरेंस होती है, जिसकी वजह से ये सप्लाई कम हो गई, ठीक हो गया। सप्लाई कम होने की वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है मेरा इस पॉइंट के ऊपर चला गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये कंज्यूमर की प्राइस हो गई है, मैं पहले समझा चुका हूँ, ये प्रोड्यूसर की प्राइस है, ये दरमियान वाला एरिया जो ये वाला है, ये सारे का सारा गवर्नमेंट रेवेन्यू है। पहले प्रोड्यूसर सरप्लस था ये वाला एरिया, ये सारा प्रोड्यूसर सरप्लस था, ये सारा प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर सरप्लस रह गया सिर्फ ये वाला एरिया, ये जो नीचे में ये मैं फिल कर रहा हूँ, और कंज्यूमर सरप्लस रह गया ये वाला एरिया, सिर्फ जो ऊपर वाला है, ठीक है। पहले देखें, ये इतना ज़्यादा कंज्यूमर सरप्लस होता था और इतना ज़्यादा ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता था। तो ये जो कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस जो कम हुआ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की वजह से, उसमें कुछ तो गवर्नमेंट रेवेन्यू चला गया, ठीक हो गया। जो ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो मैंने ट्राइंगल, ये बोल्ड मैंने की हुई है, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, डेड वेट लॉस कहलाता है, ये वाला एरिया, ठीक हो गया। इसको डेड वेट लॉस, ये मैंने जो ग्रीन किया है सारा। तो इसमें ये जो ये मैं पिंक लाइन लगाने लगा हूँ, ये
ये ऊपर वाला एरिया नुकसान हुआ है कंज्यूमर का, और ये जो नीचे मैंने लगाई है लाइन, ये सारा प्रोड्यूसर का, जिसमें दो डॉट मैंने लगाए हैं, ये सारे का सारा प्रोड्यूसर का लॉस हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस ड्यू टू टैक्स, ये जो टैक्स लगाया जिसकी वजह से सप्लाई कम हुई, इसमें दोनों ने लॉस बेयर किया, कंज्यूमर ने भी और प्रोड्यूसर ने भी। A tax a tax burden falls more heavily on the side of the market that is that is हाँ जी। अब वो कहता है कि जो ये टैक्स लगाते हैं गवर्नमेंट, अब इसका बर्डन ज्यादा कौन बेयर करता है, कंज्यूमर बेयर करता है या प्रोड्यूसर, इस ये डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर। अगर देखें, ये जो ये है इधर डिमांड इन इलास्टिक मैंने बनाई हुई है, और सप्लाई है मोर इलास्टिक, और यहाँ पर सप्लाई इन इलास्टिक बनाई हुई है और डिमांड क्या लाई हुई है, मोर इलास्टिक। जब डिमांड इन इलास्टिक है, जब मैंने टैक्स लगाया, सप्लाई पीछे की तरफ गई, तो ये नीचे वाला थोड़ा सा, ये जो मैंने ये पिंक लाइन की है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूसर ने बेयर किया टैक्स, और जो ये ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा है ब्लू, ये सारे का सारा कंज्यूमर ने बेयर किया। और जब सप्लाई को मैंने इन इलास्टिक किया, तो कंज्यूमर ने ये थोड़ा सा एरिया जो रेड ऊपर किया हुआ है ये बेयर किया, ये सारे का सारा बाकी प्रोड्यूसर ने बेयर किया। तो पता ये चला कि अगर सप्लाई इन इलास्टिक हो, ठीक हो गया, तो टैक्स बर्डन जाएगा ज़्यादा प्रोड्यूसर की तरफ। अगर डिमांड इन इलास्टिक है, ठीक है, यानी कि कोई नेसेसिटी चीज़ है, सिगरेट है कोई जिसके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक हो गया, तो या कोई ऐसी गुड्स है जो आप एज ए सिंपल यूज़ कर रहे हैं, तो उस सूरत में कंज्यूमर की तरफ ज़्यादा बर्डन को शिफ्ट किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, मोर इन इलास्टिक, ए टैक्स बर्डन फॉल मोर हैविली ऑन द साइड दैट मार्केट दैट इज मोर इन इलास्टिक, जो मार्केट में जो कर मोर इन इलास्टिक होगा वो बेयर करेगा। ये दो डायग्राम्स मैंने आप लोगों के सामने बना दी हैं, और परफेक्ट कंपटीशन जब मैंने पढ़ाया कॉर्टसेनियस की बुक से, तो उसमें ये बड़े बेहतर तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। अब आ जाता है पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है ये। इन ए मार्केट व्हेन द पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज द सोशल वैल्यू ऑफ गुड, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज किन चीज़ों की होती है, एजुकेशन की, फैसिलिटीज़ की होती हैं। ऐसा काम जो कोई प्राइवेट बंदा कर रहा है उसको तो बेनिफिट्स हो रहा है, पर सोसाइटी को उससे ज़्यादा हो रहा है, जिस तरह के मैट्रिक तक एजुकेशन है, हेल्थ प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक हो गया। तो अगर ये प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है तो सोसाइटी को इसको बेनिफिट होता है। तो ये सप्लाई कर्व है इसका, ये सप्लाई है, ये एजुकेशन की सप्लाई है। एक प्राइवेट शख्स एजुकेशन गेन कर रहा है तो इसको ये प्राइवेट बेनिफिट हो रहे हैं, तो उसके पढ़ने लिखने की वजह से दूसरे लोगों को सोशल बेनिफिट्स भी हो रहे हैं, ठीक हो गया। हालांकि सोसाइटी ने उसके ऊपर कोई खर्च नहीं किया, ठीक है, प्राइवेट उसने एजुकेशन ली है लाइक, ठीक हो गया। अब वो क्या है, ट्रैफिक रूल्स की को फॉलो कर रहा है, ठीक है, वो पोल्यूशन सेंसिटिव है, पोल्यूशन को नहीं फैलाता वो अपने पड़ोसियों का ख्याल करता है, तो सोसाइटी को भी उसके क्या हो रहे हैं, बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो प्राइवेट जो बेनिफिट है Q1 वो लेस है, और जो सोसाइटी Q2 बेनिफिट्स हैं वो क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी कोई पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज होगी, तो उसमें जो सोशल वैल्यू ऑफ गुड्स होगी, ये सोशल वैल्यू ऑफ गुड्स है, वो एक्सीड कर जाएगी प्राइवेट वैल्यू से। ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट लिखे हुए हैं, और ये मैंने सोशल मार्जिनल बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, ठीक हो गया। अगला है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज से। नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ये होता है कि जो स्मोकिंग कर रही होती हैं, ऐसी गाड़ियां जो पोल्यूशन को फैला रही हैं, तो गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या करती है, टैक्स लगाती है, क्योंकि उसके जो सोशल बेनिफिट्स होते हैं ना, मार्जिनल सोशल बेनिफिट वो कम होते हैं, और जो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मैं एक गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, वो मेरी फैक्ट्री है, उससे मुझे इनकम भी आ रही है, मुझे फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, ठीक हो गया। पर सोसाइटी को क्या है, सोसाइटी का तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे, कि मैं तो एक तो धुआं फैला रहा हूँ, और रोड्स के ऊपर जब मैं चलता हूँ तो ट्रैफिक का हजूम होता है। तो गवर्नमेंट इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या करती है, फिर टैक्स लगा देती है। जिस तरह इसमें देखें कि मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ज़्यादा है और सोशल बेनिफिट्स कम है, इसके उल्ट हो गया। तो ये सप्लाई हो रही है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स लगाया। कितना टैक्स लगाया कि ये डिज़ायर के ऊपर चली जाए, कि मार्जिनल
जो सोशल जो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट्स हैं वो कम हो जाए। तो इसमें वो क्या कहता है, करेक्टिव टैक्स यानी कि इन चीज़ों को ठीक करने के लिए इम्पोज ऑन ए फर्म विद ए नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, कि जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है उनको कंट्रोल किया जाए। तो इससे क्या होता है कि जब इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो रेजिज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। एंड इंटरनलीज एंड द एक्सटर्नलिटीज। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से जो इसके बेनिफिट्स, जो इसके प्राइवेट बेनिफिट्स हैं वो यहाँ थे, तो वो थोड़े क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जो इसकी पहले ये कम प्राइस थी, ये वाली ये प्राइस पे कर रहा था, अब इसकी प्राइस और जो कॉस्ट है वो दोनों इंक्रीज कर जाएंगी। तो इसका जो ए ऑप्शन है होगा वो मोर सूटेबल एंड करेक्ट होगा। अ, हाँ जी, ये हो गया। 18 भी हो गया है, 19 की तरफ चलते हैं। 19 में इफ कंट्री इम्पोज अ टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड डोमेस्टिक कंज्यूमर विल सफर फ्रॉम हायर प्राइसेस। यानी कि अगर बाहर से आने वाली चीज़ के ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ऑटो यानी कि कार्स के ऊपर लगाते हैं, तो प्राइसेस यहाँ महंगी हैं। अच्छा, अब 20 एमसीक्यूज है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स से, फाइनेंशियल या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स से। तो इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एजमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। एजमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट पर सेल कर रहे होते हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं, जो सेल करने वाला होता है ना वो ज़्यादा जानता है अपने प्रोडक्ट के बारे में। जिस तरह मैं पुरानी गाड़ी सेल करता हूँ, अब मुझे पता है कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है। अब जो खरीदने वाला है वो कितने फॉल्ट उसमें से जज कर सकता है। ठीक हो गया, उसके पास कम इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल मार्केट से या इसमें किसी भी मार्केट से जो रेलेवेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, एजमेट्रिक इंफॉर्मेशन। वन नो, ये मैंने लिखा हुआ है, वन नो मोर देन अदर पार्टी। एक पार्टी ज़्यादा जानती है, दूसरी पार्टी कम जानती है। इसकी टू टाइप्स हैं, एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन होता है बिफोर द ट्रांजेक्शन। इसमें आप किसी बंदे की इंश्योरेंस करने गए हैं, उसके बारे हेल्थ इंश्योरेंस करनी है, उसकी गाड़ी की इंश्योरेंस करनी है, उसके घर की इंश्योरेंस करनी है। तो उससे पहले आप ना उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। और और उसके बाद होती है मॉरल हैजर्ड्स। आपने ये होती है आफ्टर द ट्रांजैक्शन, कि एक बंदे ने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली है। ठीक हो गया। उस वक्त तो उसने आपके साथ सही ताउन किया, बाद में वो कोई केयरलेस हो गया, गाड़ी को सही नहीं यूज़ करता। तो उसे पता है कि अगर गाड़ी कहीं लग जाती है या उसका कोई नुकसान हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी ने पे करना है। तो ये एजमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के दो कंसेप्ट हैं, एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजर्ड्स। ये मैंने डिटेल से तो नहीं बताया आपको, जैसे इनकी डेफिनेशन बताई है। तो इसी के एमसीक्यूज आए हुए हैं। एडवर्स सिलेक्शन इन ए मार्केट, बायर एंड सेलर हैव ए डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए गुड्स। यानी कि जो गाड़ी बेच रहे हैं या इंश्योरेंस कर रहे हैं, कि एक पार्टी जो बायर है वो कम जानती है और जो सेलर है वो ज़्यादा जानती है नॉर्मली। तो इसको हम क्या कहते हैं, एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं। ये बिफोर ट्रांजेक्शन होती है। मॉरल हैजर्ड रेफर टू ए सिचुएशन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चेंज द बिहेवियर ऑफ वन और या बोथ पार्टी। यानी कि ट्रांजेक्शन होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक पार्टी का या दूसरी पार्टी का, दोनों पार्टीज का क्या हो जाए, बिहेवियर चेंज हो जाए, केयरलेस हो जाए। ठीक हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मॉरल हैजर्ड कहते हैं। तो एजमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एडवर्स सिलेक्शन, मॉरल हैजर्ड्स, तो ये तीन कॉन्सेप्ट होते हैं जो फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में यूज होते हैं और बहुत सारे पेपर्स में ये एमसीक्यूज आ भी चुके हैं। इन परफेक्टली competitive मार्केट ईच फर्म इज ए प्राइस टेकर। कोई समझाने की मुझे खास ज़रूरत नहीं है। इफ perfectly competitive firm is producing quantity where marginal cost exceed margin revenue। अगर हम यहाँ पर हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन की मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये मेरा इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम से आगे हम चले जाएं तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है और मार्जिन रेवेन्यू कम हो जाता है, नज़र आ रहा है आपको। तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। यार वो बनाया हुआ है मैंने पीछे की तरफ, कि आउटपुट को अगर आप कम करेंगे तो आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, वरना यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आप हैं, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू में जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं है। ए मोनोपलिस्ट मार्जिन रेवेन्यू इज, ये मोनोपलिस्ट की में डायग्राम है। ये ए आर, ये एम आर, जहाँ पर एम सी ने एम आर को इंटरसेक्ट किया। ये प्राइसेस ग्रेटर हैं और एम आर क्या होती हैं, इधर कम होती हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो सी ऑप्शन है, मार्जिन रेवेन्यू इज लेस देन प्राइस, यानी कि मार्जिन रेवेन्यू कम है और ये जो प्राइस है वो ज़्यादा है। क्वेश्चन जी 25,
25 है, इन मोनोपलिस्ट की कंपटीशन फर्म। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसको अगर आप ये मेरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला लेक्चर्स सुने तो मोनोपोली को जो मैंने डिफाइन किया इसके अंदर वर्ड, तो मोनोपोली पावर को मैंने इसमें डिफाइन किया है। तो मोनोपोलिस्टिक पावर में ये होता है कि यहाँ पर जो कस्टमर हैं, आपके कंपटीटर भी लार्ज हैं, कस्टमर भी आपके बहुत हैं, पर आपकी अपनी कस्टमर के ऊपर थोड़ी मोनोपोली होती है, क्योंकि वो ब्रांड जो आपका ब्रांड होता है उसके साथ लॉयल होते हैं, लॉयलिटी की वजह से थोड़ी मोनोपोली होती है। तो इस वजह से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म है, वो फर्म अपनी प्राइस को किसी हद तक सेट कर सकती है। तो इस वजह से इन्होंने कैन सेट देयर ओन प्राइसेस, कैन का वर्ड यूज किया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 26 में आ जाता है, इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके थ्री मॉडल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। न्यू फर्म की एंट्री होती है, प्राइस वार होती है, न्यू फर्म एंट्री एंड प्राइस वार। तीनों फर्म्स का रिजल्ट क्या निकलता है लास्ट में? ये सिर्फ अर्न जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़्यादातर कॉटसेनियस की बुक से ही इन्होंने दी हुई है। ठीक हो गया? तो अगर आप कॉटसेनियस की माइक्रो की बुक तैयार कर लेते हैं तो ये चीज़ें आपकी इजीली हो सकती हैं। ओलिगोपली इज करेक्टराइज्ड बाय, अच्छा ओलिगोपली के अंदर क्या होता है कि फ्यू ग्रुप, फ्यू फर्म्स होती हैं, फ्यू सेलर होते हैं। अच्छा, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट भी सेल कर सकती हैं, डिफरेंशिएटेड भी कर सकती हैं। ठीक है, होमोजीनियस भी हो सकती है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकती हैं। तो इसका बी और डी ऑप्शन करेक्ट है दोनों, पर कई जगह पर ये इसको डी को ज़्यादा चूज़ किया गया है। तो वैसे ऑप्शन इसके बी और डी दोनों ही करेक्ट हैं। ए लेफर कर्व सुजेस्ट, लेफर कर्व क्या होता है? ये मैंने सामने बनाया हुआ है। एक साइड पर हम परसेंटेज ऑफ टैक्स लेते हैं कि टैक्स रेट क्या होना चाहिए, और यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू। एक ख़ास लिमिट तक जब हम टैक्स रेट बढ़ाते हैं तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता चला जाता है। एक पॉइंट आता है कि जब ये ऑप्टिमम लेवल पर पहुंच जाता है, इसे ऑप्टिमम टैक्स कहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप टैक्स रेट को बढ़ाते जाएं तो टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, इंक्रीजिंग टैक्स रेट बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट डिक्रीज टैक्स रेवेन्यू, यानी कि अगर आप टैक्स रेट बढ़ाएंगे एक बियॉन्ड एक रेवेन्यू इस तक, तो ये इंक्रीज होगा, उसके बाद ये क्या होना शुरू होएगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। लॉस एवर्जन रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ पीपल, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम कॉन्सेप्ट, सैल्वाडोर की बुक में दिया गया है। ये लॉस एवर्जन, इसका मतलब ये होता है ऐसे लोग जो प्रिफर करते हैं अवॉइडिंग रिस्क, रिस्क लेने से वो अवॉइड करते हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? लॉस एवर्जन। ठीक हो गया? लॉस एवर्जन रेफर टू द टेंडेंसी ऑफ पीपल प्रिफर अवॉइडिंग लॉसेस टू एक्वायरिंग इक्विवेलेंट गेन। ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है उधर, उधर से जस्ट इन्होंने सीधा एमसीक्यूज उठाकर इधर लगा दिया। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न स्टेट दैट एज मोर वेरिएबल इनपुट इज एडेड टू फिक्स इनपुट, कि जैसे जैसे आप इनपुट्स को ऐड करते चले जाएंगे तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल है वो आपकी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो 30 एमसीक्यूज भी सिंपल है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है बताने वाली। अच्छा जी, 31 में है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीएनपी प्रोडक्ट डू नॉट मेक एनी डिफरेंस। अच्छा, जो डेवलप्ड नेशन होते हैं, जो सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, बहुत सारी वो दुनिया को चीज़ें भेज रहे होते हैं पर उनसे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, उनकी जीडीपी और जीएनपी रिलेटिवली इक्वल होती है, एब्सोल्यूट इक्वल नहीं हो सकती। ठीक हो गया? तो जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, लाइक जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो इनका जो वो है, इधर मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत कम है। ठीक हो गया? रेमिटेंसेस इनके मुल्क में कम आती हैं बाहर से, क्यों? क्योंकि वहीं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। जापानीज़ को हम देखते हैं, जापानीज़ को हम देखते हैं, वो कि बहुत कम मुल्कों में वो काम करने गए हुए हैं। तो इन मुल्कों की जो डेवलप्ड नेशन है, इनका ये पॉसिबल है। तो बी और डी ऑप्शन इसके दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक हो गया? तो मुझे इसमें बी मोर सूटेबल लगा है, तो मैंने सामने इसकी एग्जांपल भी लिख दी है। तो ये इसको आप चेक भी कर सकते हैं। What would happen to expenditure on output if quantity change but prices do not change? यानी कि ये रियल जीडीपी की डेफिनेशन लिखी हुई है कि आपकी आउटपुट तो चेंज हो रही है बट प्राइसेस चेंज नहीं हो रही, तो इट मींस कि रियल जीडीपी में इजाफा हो रहा है। तो ए ऑप्शन होगा। द सीपीआई होल्ड कांस्टेंट प्राइसेस इन इट्स कैलकुलेशन, सीपीआई में वो कहता है कि आपकी प्राइसेस होल्ड, ये सीपीआई का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, यानी कि जो सीपीआई कैलकुलेट होती है वो लेस्पियर के मेथड से होती है। इसमें प्राइसेस नहीं, इसमें क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। देखें, क्वांटिटी
और दोनों कांस्टेंट है, यहाँ करंट ईयर की प्राइसेस है और ये बेस ईयर की है। अगर आप प्राइसेस को कांस्टेंट कर देंगे, ऊपर भी पी नॉट लिख देंगे नीचे भी पी नॉट, तो जवाब वन ही आएगा, क्योंकि वो पहले ही क्वांटिटी तो बेस ईयर की लेते हैं हम इसमें। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखी हुई है। सीपीआई होल्ड कांस्टेंट प्राइसेस, नहीं, प्राइसेस को ये कांस्टेंट नहीं रखती, क्वांटिटी को कांस्टेंट रखती है। यूजिंग प्राइस डिफाइन एट द प्राइस लेवल, जब प्राइसेस कांस्टेंट हो जाएंगी तो प्राइस लेवल कैसे डिफाइन करेंगे हम? ठीक हो गया। तो अलाउ वाइल अलाउइंग क्वांटिटीज टू वेरी फ्रॉम वन ईयर टू, हालांकि क्वांटिटी क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, ये फार्मूला मैंने इसका सीपीआई का सामने लिखा हुआ है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसका बी को चूज कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज लेबर फोर्स इन इकोनॉमिक सिस्टम, लेबर फोर्स किसके इक्वल होती है? एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड पीपल। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट टू लेफ्टवर्ड। ये लेफ्टवर्ड किस वजह से होगा? कि एग्री जनरल प्राइस लेवल अगर बढ़ जाए तो लोग जाहिर सी बात है डिमांड को कम करेंगे। डिक्रीज द गवर्नमेंट परचेजेस, इंक्रीज द टैक्सेस, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इंक्रीज द मनी स्टॉक, मनी सप्लाई में आप इजाफा कर दें, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा एग्रीगेटेड डिमांड कर। ठीक हो गया। तो ये हमारा ये मैंने सामने डायग्राम बनाई हुई है इसकी। अ, अब आ जाते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लिक्विडिटी ट्रैप इज ए सिचुएशन व्हेन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स विन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज़ वेरी लो। ठीक है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये वेरी लो हो जाता है। रियल इंटरेस्ट तो पॉजिटिव रहता ही रहता है, रियल इंटरेस्ट रेट कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि जो कैपिटल है उसका कोई ना कोई रिटर्न होता है, वो जीरो पॉसिबल नहीं है। जो ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है ये इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड होता है। अब जब डिप्रेशन आया था ना, उस वक्त इन्फ्लेशन क्या हो रही थी, डिफ्लेशन की तरफ हम जा रहे थे। सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई थी, डिमांड नहीं थी, प्राइसेस डिक्रीज हो रही थी। ठीक हो गया, जब प्राइसेस डिक्रीज होंगी, इन्फ्लेशन नहीं होगा एक्सपेक्टेड, तो जाहिर सी बात है जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो नियर टू ज़ीरो या ज़ीरो के इक्वल हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन नहीं है। ये फिशर इफेक्ट के ज़रिए हम नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फार्मूला डिटरमिनेट करते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। अब जाहिर सी बात है डिप्रेशन है तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या होगी, डिफ्लेशन की तरफ ही जाएंगे। तो ये जो नॉमिनल इंटरेस्ट वेरी लो, ये इसका जो बी ऑप्शन है, ये मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है लिक्विडिटी ट्रैप की। आई आई ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को शो कर रहा है, और ये एम मिनिमम है। ठीक है, तो ये मिनिमम लेवल पर आ गया था, और ये जो थोड़ी सी जो पॉजिटिव ये ओरिजिन से ये इसके अंदर ये रियल इंटरेस्ट रेट है। ठीक हो गया। तो इसमें नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या हो गया था, वेरी लो है। ये फिशर इफेक्ट के जरिए ये मैंने फार्मूले को भी एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे। तो इसका बी ऑप्शन होगा 37 का। डिक्रीज प्लान इन्वेस्टमेंट रिड्यूस प्लान एक्सपेंडिचर एंड कॉज डिक्लाइन इन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है जी, केन्जियन इकोनॉमिक्स की बात की हुई है, ये डायग्राम मैंने सामने बनाई हुई है आपके। ये इक्विलिब्रियम लेवल था। ठीक हो गया, हुआ क्या कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आई। ठीक हो गया, प्लान इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर आ गया और आउटपुट क्या हो गई, कम हो गई। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इफ द क्वांटिटी मनी डिमांड इज लेस देन मनी सप्लाई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होगा। ये केन्जियन इकोनॉमिक्स है कि ये मेरा ये मनी सप्लाई है। ठीक हो गया, और साथ ये मनी डिमांड है। ठीक हो गया। ये मैं कलर चेंज करता हूँ। ये मनी डिमांड है जी, ये मनी डिमांड है। ठीक है, हम इस पॉइंट के ऊपर है, ये ए पॉइंट के ऊपर है। यहाँ पर मनी डिमांड कम है और मनी सप्लाई क्या है, ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमें इस पॉइंट के ऊपर आना पड़ेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा। जब इक्विलिब्रियम पर आएंगे तो जाहिर सी बात है ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये डिक्लाइन कर जाएगा, और ये जो बी ऑप्शन है टेंड टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 है, एनी फेवरेबल शॉक इन टेक्निकल प्रोग्रेस लीड टू, क्या होगा इससे? फेवरेबल शॉक इन टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस में चेंज आने की वजह से जो है आपकी एग्रीगेट आउटपुट है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिशर इक्वेशन, ये फिशर इक्वेशन है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट, और ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है, पाई ओवर ई। अगर हमने रियल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट करना है तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इधर चली जाएगी, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से अगर हम एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को निकाल दें तो हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट आता है। ये सिंपल जो फर्स्ट है, रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ये जस्ट फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 42 पर है, व्हेन द के इज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी कि ये कैम्ब्रिज बैलेंस अप्रोच की बात हो रही है।
द कॉन्स्टेंट टेल हाउ मच मनी पीपल वांट टू होल्ड, यानी कि मनी डिमांड फॉर एवरी डॉलर ऑफ इनकम हैज़ ए रिलेटिवली लार्ज वैल्यू। अच्छा, अगर के की वैल्यू लार्ज होगी, ये किस चीज़ को शो करता है? मनी डिमांड को। तो के किसके इक्वल होता है? 1/E, बी। तो यानी कि रेसिप्रोकल है वेलोसिटी का। अगर मनी डिमांड ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होती है? फ्रीक्वेंटली जो सर्कुलेशन होती है। और अगर ये कह रहा है कि के लार्ज है, तो इट मीन्स मनी इन दिस इकोनॉमी चेंज हैंड इनफ्रिक्वेंटली, यानी कि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर रही हैंड, इनफ्रिक्वेंटली चेंज कर रही है, क्योंकि लोगों ने मनी को क्या कर लिया, के की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया और वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि के और वी, मनी डिमांड और वेलोसिटी एक दूसरे के उल्ट हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर के इंक्रीज होगा तो वी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। हाँ जी। अब आ जाता है 43 के ऊपर। 43 है कीपिंग इन द व्यू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एम वी इज इक्वल टू पी वाई, हम बड़ी फेमस पढ़ते हैं फिशर इक्वेशन। तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी को डबल करेंगे तो प्राइसेस भी हमारी क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। कॉर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड, कॉर इन्फ्लेशन में क्या करते हैं हम कि जो एनर्जी है और फूड की जो प्राइसेस होते हैं ना, उनको बास्केट से निकाल देते हैं, क्योंकि ये वॉलेटाइल आइटम होते हैं। ये आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज आता है। एनर्जी और फूड जो मोर वॉलेटाइल आइटम होते हैं, जिनकी जो प्राइसेस है वो मोर चेंज होती ही रहती हैं। प्राइसेस की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कि इन चीज़ों को अगर निकाल दी जाए, इन चीज़ों का फैक्टर आउट कर दिया जाए, तो फिर इन्फ्लेशन में क्या चेंज आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कॉर इन्फ्लेशन। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन आ गई अनएक्सपेक्टेड, एक लैंडर है कर्जा देने वाला, आर हर्ट वाइल बोरोअर गेन, यानी कि जब अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आ गई, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन आने का क्या मतलब है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। जो लैंडर है उसने तो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कर्जा दिया हुआ है, तो लैंडर हर्ट होगा और बायर क्या होगा? फायदा होगा। तो इसमें जो बी एक्स ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसमें किस वजह से हर्ट हुआ? एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट। एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब आपने कर्जा दिया, या हिस्टोरिकल रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो क्या हो गया? कम हो गया। जब कर्जा दिया जाहिर सी बात है उस वक्त तो कम था, आने वाला इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ज्यादा होगा, क्यों? इन्फ्लेशन बढ़ गई है। तो एक्स पोस्ट इंटरेस्ट रेट के आने वाला इस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर है जब उसने कर्जा दिया था, और जब वो वापस ले रहा है उस वक्त इंटरेस्ट रेट क्या है? हाई है। तो बी ऑप्शन एक्स पोस्ट रियल इंटरेस्ट रेट, यानी कि हिस्टोरिकल और या करंट इंटरेस्ट रेट इज लोअर देन एक्स एंटी रियल इंटरेस्ट रेट, यानी कि फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जो अभी मैंने आपको फिशर इक्वेशन पढ़ाई है, वो कॉन्सेप्ट यूज करके आप इस एमसीक्यूज को 45 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, द शेप ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं, तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है? वर्टिकल होता है। ये डायग्राम मैंने आपके सामने बना दी है। द प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी इज नेगेटिवली स्लोप बिकॉज, अब प्रिकॉशन जो डिमांड फॉर मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले केन्स ने दिया था। और केन्स के मुताबिक जो इंटरेस्ट रेट है और बॉन्ड्स के जो प्राइसेस हैं उनके दरमियान नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। और केन्स कहता था कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप तो है, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, उससे इन्वेस्टमेंट मोर इन्फ्लुएंस होती है। तो इस वजह से जो ए ऑप्शन है वो नहीं आएगा इसका। इसका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन आएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब आ जाता है 48 एमसीक्यू। As per classical school of thought, the increase in government expenditure will leads to, अगर एज पर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विल लीड टू, क्लासिकल के अंदर फिजिकल पॉलिसी टोटली फ्लॉप होती है। ये ना एग्रीगेट सप्लाई को इफेक्ट करती है, ना एग्रीगेट डिमांड को। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, एग्रीगेट डिमांड को भी इफेक्ट नहीं करती। ठीक हो गया। तो ये भी एमसीक्यूज है एक। ठीक है। तो यहाँ पर तो खैर ये नहीं पूछा गया। तो इसमें क्या आ जाएगा? नो चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो फिजिकल पॉलिसी है उससे आपकी ना एग्रीगेट डिमांड इफेक्ट होगी, ना एग्रीगेट सप्लाई इफेक्ट होगी। तो इट मीन्स आउट, ना प्राइसेस चेंज होंगी, ना वेजेस चेंज होंगी, और एम्प्लॉयमेंट और इनकम तो दूर की बात है। हाँ जी, मनी सप्लाई अगर हम चेंज करें, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, उससे आपकी प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, जिस तरह क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में हम पढ़ते हैं, वो होती हैं बल्कि उसमें। ठीक हो गया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो
सी ऑप्शन है इसका। ठीक हो गया। 49 MCQs है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पास्चुलेट, यानी कि परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस फ्रेडमैन की जो थ्योरी है, परमानेंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। परमानेंट इनकम में वो टोटल वेल्थ को कैलकुलेट करता है। ठीक हो गया। ह्यूमन वेल्थ भी आ जाती है उसमें, नॉन ह्यूमन वेल्थ भी आ जाती है। फिर उसमें फिजिकल है कैपिटल भी आ जाता है, नॉन फिजिकल कैपिटल भी आ जाता है, यानी कि फाइनेंशियल कैपिटल सारी वो कैलकुलेट करता है। तो वो वेल्थ ऑफ पीपल होती है। तो इसमें जो हमारी परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस के अंदर जो हमारी कंजप्शन डिपेंड करती है, वो वेल्थ ऑफ पीपल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। उसकी पर्सनल स्किल्स भी आ गई, उसकी सारी चीज़ों को वो कैलकुलेट करता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वैन नॉमिनल मनी सप्लाई रिमेन अनचेंज, यानी कि मनी सप्लाई आपकी नॉमिनल 100 है, ये चेंज नहीं हो रही। रियल सप्लाई को हमने निकालने के लिए उसको प्राइस से डिवाइड करना होता है। किसी भी वेरिएबल्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम प्राइस के साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं तो वो रियल हो जाता है। तो मनी सप्लाई ओवर प्राइस। अब वो कहता है वाइल द प्राइस लेवल इंक्रीज, मनी सप्लाई 100 है सपोज एट नॉमिनल, प्राइस लेवल है 10, तो रियल मनी सप्लाई क्या हो गई, 10 हो गई। मनी सप्लाई हमारी है 100, वो तो चेंज नहीं हुई। उसने कहा कि नॉमिनल मनी सप्लाई अनचेंज, वो 100 की 100 है, पर प्राइस लेवल 10 से इंक्रीज होकर कितना हो गया, 20, तो रियल मनी सप्लाई कितनी रह गई, 5 रह गई। ठीक हो गया। तो प्राइस लेवल इंक्रीज करने की वजह से जो आपकी रियल मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ये 50 MCQs जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सीट्स आई हुई हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अभी मैंने ट्रेस किए हैं, केपीके का पेपर मुझे मिल गया है, वो भी होपफुली मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का भी सोशल मीडिया से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी पेज से मुझे वो पेपर मिल जाए। तो अगर आपके पास भी कोई एमसीक्यूज पेपर इस तरह के हैं तो काइंडली आप मुझसे शेयर कीजिएगा, फिर मैं इसी तरीके से डिटेल्ड वीडियो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं और किस तरीके से उनको आपने सॉल्व करना है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरे जो लेक्चर्स हैं माइक्रो मैक्रो मॉनेटरी पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और इस्लामिक इकोनॉमिक्स और डिफरेंट टॉपिक्स पे जो लेक्चर्स हैं, अगर आप उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो ये जो पेपर्स हैं आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 51 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और नेक्स्ट लेक्चर के तक मुझे आप इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।